नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि मैंने वादा किया था कि जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने वाले हैं भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से है और उनका ऑनर्स पेपर इंग्लिश है, उनके लिए मैंने पिछली वीडियो में जो है मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन किया था और मैंने एक नंबर भी दिया था जहां से आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे हर एक टॉपिक का, जितना भी मैंने रिपीटेड क्वेश्चंस बताए हैं। ठीक है ना। और भी ढेर सारे टॉपिक्स पे मैं आगे आपको नोट्स प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करूंगा। उसी नोट्स के सिलसिले में हम लोग जब पेपर 1 की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? बिल्कुल सही, जब हम लोग पेपर 1 की बात कर रहे थे तो मैंने मेजर ट्रेंड में 8-10 टॉपिक्स मैंने बताए थे, उसमें हम लोग डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। डिस्कशन में पहला टॉपिक क्या है आज का, वो है यूनिवर्सिटी वेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अमूमन एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो मैंने उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश किया है, हालांकि एग्जाम में कैसे लिखना है पूरा डिटेल आपको आपके नंबर पे तुरंत ही भेज दिया जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते चलना है। सबसे पहले ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यानी कि ये यूनिवर्सिटी वीट्स का मतलब क्या है। तो आप सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटी शब्द का मतलब होता है विश्वविद्यालय, और यहाँ वीट्स का मतलब है स्कॉलर्स। यहाँ वीट्स का मतलब क्या है बाबू? स्कॉलर्स। और स्कॉलर्स का मतलब क्या होता है? मतलब जो लोग विद्वान होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, उन्हीं को स्कॉलर्स कहा जाता है। तो एक्चुअली में जब ड्रामा का रेज हो रहा था, जब उत्थान हो रहा था, तो उस समय बिल्कुल यंग लोगों का, बिल्कुल क्या आप यंग स्कॉलर भी कह सकते हैं, बिल्कुल यंग स्कॉलर्स का एक ग्रुप था, और वो सारे के सारे लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे, और वो लोग ड्रामा लिख रहे थे। ठीक है ना, एक नए तरीके से ड्रामा वो लोग लिख रहे थे। तो उन्हीं के ग्रुप्स को कहा गया, क्या कहा गया? यूनिवर्सिटी वेट्स। इसमें ऐसे तो मुख्य रूप से 7 लोग थे, कहीं कहीं पे ज्यादा भी लिखता है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे यूनिवर्सिटी वेट्स का मतलब हो गया कुछ ऐसे विद्वान लोग थे, ड्रामेटिस्ट लोग थे, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद ड्रामा में अपना कदम रखे थे। दूसरी बात करें तो ये किस समय घटना हो रही थी? तो एलिजाबेथन एज 16th सेंचुरी के समय हो रहा था। इसको कुछ लोग बताते हैं कि 16th सेंचुरी के लास्ट में और 17th सेंचुरी के बिगिनिंग तक ये चला, यानी कि आप बोल सकते हैं 16th-17th सेंचुरी के बीच का जो पीरियड था उसमें यूनिवर्सिटी विट्स लोग आए हुए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन थे यूनिवर्सिटी विट्स में। जॉन लिली थे, जॉर्ज पिली थे, रॉबर्ट ग्रीनी थे, थॉमस काइट थे, क्रिस्टोफर मार्लवे एटसेट्रा। ये मैंने उनका नाम लिखा जो सबसे मेन है, इंपॉर्टेंट है इस यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में। हालांकि आगे और जितने भी लोग हैं उसको नोट्स में मैंने डाल दिया है, आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे की बात करते हैं तो शायद इन सभी में जो थॉमस काइट थे was not a graduate from any university। सभी लोग भैया किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे, सिवाय थॉमस काइट को छोड़ करके। और ऐसा कहा जाता है कि स्कॉलरशिप के दम पे या फिर टेम्परमेंट के दम पर उन्होंने इसमें अपना जगह बना लिया था। हालांकि शायद ही ऐसा माना गया है, बुक्स में लिखा है कि थॉमस काइट नहीं पढ़े थे किसी यूनिवर्सिटी से, फिर भी इनकी विद्वता इनसे कम नहीं थी। नेक्स्ट बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन लिली के बारे में। इसमें स्पेशली आपको इन जो फेमस यूनिवर्सिटी विट्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताना पड़ता है, और उन्होंने कौन कौन से फेमस प्लेज या फिर वर्क्स लिखा है उसके नेम आपको बताने पड़ते हैं। बाकी सारा कैसे लिखना है आप एक बार नोट्स पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। खैर, तो जॉन लिली की बात करते हैं तो फर्स्ट ड्रामेटिस्ट टू इंट्रोड्यूस हिज प्लेज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ इमेजिनेशन एंड रोमांस। ये पहले ऐसे ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने नाटक को कैसे इंट्रोड्यूस किया, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जिसमें इमेजिनेशन और रोमांस भरा पड़ा रहता था। पहले थे जॉन लिली। ही सिलेक्टेड, उन्होंने अपने सारे ड्रामा में क्या सिलेक्ट करा? क्लासिकल थीम्स रखा, स्टोरीज रखा अपने प्ले में, यानी कि वो ज्यादातर करके जो है ना पास्टरल ड्रामास लिखा करते थे, यानी कि क्लासिकल थीम, पुराने इनसे पहले की जो घटनाएं, जो कहानियां होती थी उनको अपने प्लेज में सिलेक्ट किए थे ना। इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज किया। ठीक है,
ब्लैंक वर्स क्या होता है, वर्स का मतलब ऐसे पद होता है, और ब्लैंक वर्स जैसे उसमें कोई रिदम नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप वर्स जानते होंगे तो ब्लैंक का मतलब कोई रिदम नहीं होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, सनम सनम एक रिदम आ गया, ये वर्स रिदमिक वर्स कहलाएगा। जब रिदम नहीं होता है तो नॉर्मली उसे हम ब्लैंक वर्स के नाम से जानते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो इन्होंने इसका प्रयोग किया था। शेक्सपियर was influenced by his comedies। अब देखो यूनिवर्सिटी वीड्स को एक और नाम से हम लोग बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, प्रीडेसेर्स ऑफ, ठीक है ना, ऑफ शेक्सपियर, प्रीडेसेर्स ऑफ शेक्सपियर। तो इस नाम से जो प्रीडेसेर्स मतलब शेक्सपियर के पहले वाले ये लोग थे, तो कहीं कहीं पे यूनिवर्सिटी वीड्स पूछ देता है या फिर प्रीडेसेर्स ऑफ शेक्सपियर ये आपसे पूछ देता है प्यारे बच्चों। इनको ओरिजिनेटर कहा जाता है, इन्होंने इफिज्म का ओरिजिन मतलब इफिज्म को इसने इजाद करा था। अब इफिज्म क्या है, तो इफिज्म एक तरीके का प्रोज लिखने के स्टाइल है या फिर एक डिवाइस को आप कह सकते हैं। इसमें एक्सेस यूज किया जाता है, जैसे एंटीथेसिस होता है या फिर एलिट्रेशंस होता है, अलग अलग डिवाइसेस होती है ना, उनका इस्तेमाल करना क्या कहा जाता है, इफिज्म कहा जाता है। तो यहाँ मुद्दा इफिज्म नहीं है, मुद्दा ये लाइन है कि ही इज ओरिजिनेटेड ऑफ इफिज्म, ठीक है। आगे बात करें इंपॉर्टेंट वर्क्स की जो आपको सब में 2-3 याद करना है। कैम्पस्टे ऐसे नाम है, सेफो एंड फो, द मैन इन द मून एंड मिडास। तो ये सारे जॉन लिली के बारे में मैंने कहा। ऐसे ही हम लोग वाक्यों के बारे में थोड़ा बहुत देखने का कोशिश करते हैं, एंड देन आफ्टर आप इसको समझ जाओगे ना तो आपको थोड़ा बहुत याद हो जाएगा कि हमें कैसे कैसे क्या करना है, अच्छे से सजा के लिख लेना है। तो इतना का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, यानी कि अगले कुछ लोग हैं, जॉर्ज पिली, रॉबर्ट क्विडी एंड थॉमस गाइड। देखो आप अगर इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो आपको तो आना ही चाहिए लिखने, इन सभी पॉइंट को कैसे सेंटेंसेस में मर्ज करके हम लिख सकते हैं। ओवरऑल नोट्स देख के आपको समझ में आ जाएगा। अगर बात करते हैं जॉर्ज पिली की, तो हिज वर्क हैज अ ग्रेट वैरायटी। उनकी जो भी रचनाएं हैं उसमें बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती हैं। उनका एक रचना है बड़ा फेमस है, द ओल्ड वाइफ्स टेल्स। इसको फर्स्ट इंग्लिश प्ले माना जाता है जो सैटराइज करता है, व्यंग करता है रोमांटिक ड्रामा के ऊपर। पहला इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट प्लेस की बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स, द बैटल ऑफ अल्सजार, ठीक है, अल्सजार एटसेट्रा, और भी ढेर सारी हैं, वो नोट्स में मिल जाएगा, है ना। इन हिज प्लेस वी नोटिस हाई लेवल ऑफ पोएटिक अटेनमेंट। इनके जो भी प्लेज हैं उनमें हम लोग पोएटिक अटेनमेंट यानी कि पोएटिक चीजों का ज्यादा यूज करते हैं। अब माना तो ये भी जाता है कि इनका ड्रामा उतना बेहतरीन नहीं था जितना होना चाहिए था। हालांकि इन्होंने भरपूर प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रामा लिखने का जो तौर तरीका था, जो टेक्निक था, वो जॉर्ज पिली के वर्क्स में बहुत कम दिखाई देता था, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं तो रॉबर्ट ग्रीनी की बात करें तो ये लिली की तरह, जॉन लिली की तरह एक प्लेराइट थे और साथ में एक नोवेलिस्ट भी थे। इनको कहा जाता है इज कंसीडर्ड एज द मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ प्लॉट मेकिंग। प्लॉट मेकिंग के की कला में इनको मास्टर माना जाता है। प्लॉट का मतलब क्या होता है, कोई जैसे आप बिल्डिंग बनाते हो तो पहले प्लॉट जमीन चाहिए, उसी प्रकार अगर आप कोई ड्रामा लिखते हो तो पहले थीम चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उस प्लॉट मेकिंग में इनको मास्टर माना जाता है। लव स्टोरी इज द सेंट्रल पार्ट इन हिज प्ले। उनकी जितने भी प्लेज होती थी उनमें लव स्टोरी सेंट्रल पार्ट होता था, मुख्य बिंदु होता था, है ना। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट प्लेज की बात करें, किंग ऑफ अरेगन, जेम्स फोर्ड एटसेट्रा, है ना। आगे की बात करें थॉमस गाइड की, द इंग्लिश ट्रेजेडी मूव्स ऑन इट्स वे विद हिम। यानी कि इंग्लिश ट्रेजेडी की जो हम बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन थॉमस गाइड का है, ठीक है ना। उन्हीं के साथ साथ ये घूमता है।
उन्होंने पॉपुलराइज्ड किया, उन्होंने प्रसिद्ध किया ब्लड एंड थंडर एलिमेंट को ड्रामा में। किसको? ब्लड और थंडर एलिमेंट को ड्रामा में। मतलब समझ सकते हैं कि ज्यादा कष्ट पीड़ा जो ट्रेजेडी में होता है उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। उनका एक बहुत ही फेमस प्ले था डियर स्टूडेंट्स, द स्पेनिश ट्रेजेडी, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ। इसको लैंडमार्क भी माना जाता है इंग्लिश ट्रेजेडी में, है ना। और दूसरी बात करें तो इन्होंने रिवेंज थीम, रिवेंज मतलब क्या होता है? बदला। तो बदले का जो थीम ड्रामा में इंट्रोड्यूस किया गया, वही ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगी, है ना। तो ये जो ऐसा जो थीम है ये माना जाता है इंट्रोड्यूस करने वाले थॉमस काइड ही थे। तो ये समझ में आया। एक और है जिनको हम लोग क्रिस्टोफर मार्लेवी के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम उनके बारे में भी ले लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे से। तो ये है अपने कौन? क्रिस्टोफर मार्लेवी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहा जाता है कि इनसे भी विलियम शेक्सपियर को ढेर सारी बातें सीखने को मिली थी। इनके बारे में दो चार पांच बातें अगर अच्छे से कहा जाए तो सेंट्रल सन ऑफ द यूनिवर्सिटी वीड्स, यानी कि जितने भी यूनिवर्सिटी वीड्स थे उन सभी के मध्य में इनको सेंट्रल सन माना जाता है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई था तो क्रिस्टोफर मार्लेवी थे, है ना। इनको ट्रू फाउंडर, इंग्लिश ट्रेजेडी का ट्रू फाउंडर कहा जाता है कि ये ट्रू फाउंडर थे इंग्लिश ट्रेजेडी के। इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो टैम्बरलेन, डॉक्टर फस्टर, एडवर्ड सेकेंड, द जीव ऑफ मिल्टा, ये सारे इनकी रचना है। इनके लिए अगर बात किया जाए तो इनके समय पे ड्रामा जो था ना, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्लोरी था, यानी कि ड्रामा सबसे पीक लेवल पे अगर कोई पहुंचाने वाला है तो वो है क्रिस्टोफर मार्लेवी। He gave life and reality to characters। इतना बेहतरीन लिखते थे कि जो ड्रामा का कैरेक्टर्स होता था उनमें जान और वास्तविकता भर देते थे। कौन? क्रिस्टोफर मार्लेवी। ठीक इसी प्रकार और भी जितने भी लोग थे, रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी वीड्स ने क्या करा? तो प्लेड इंपॉर्टेंट रोल। प्लेड क्या बाबू? इंपॉर्टेंट रोल्स। कहा? in the development of English drama। ओके प्यारे बच्चों, तो रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी वीड्स, अब जो बच गए तो पूरा को तो लिखना नहीं था, जो इंपॉर्टेंट था उसको मैंने डील कर दिया। तो हम लोग लास्ट में सारी लाइनें लिख देते हैं कि रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी वीड्स प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। और लास्ट में मैं सब में बोलता हूं बच्चों को लिख देना कि रियली द यूनिवर्सिटी वीड्स कंट्रीब्यूटेड मच in the development of English drama। और बोल सकते हैं कि really the contributions of university wits, ठीक है, is remarkable in the history of English literature। तो लास्ट में ये दो चार लाइन हर के लास्ट में जोड़ दिया जाता है। आप देखेंगे कि इनका योगदान रिमार्केबल था, इनका योगदान महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। तो लास्ट में लाइनें सब में जिसका भी आप लिखो लास्ट में दो तीन लाइन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, कि वास्तव में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यूनिवर्सिटी वीड्स को अच्छे से छोटे छोटे पॉइंट्स में डील करने का कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम में अगर ये आएगा तो आप अच्छे से लिख देंगे, पॉइंट्स आपको याद रहेंगे और आपके नंबर पे हैंड रिटन नोट्स मिल गया होगा, वहां से आप अच्छे से तैयारी करिए और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए, क्योंकि देखो आपका जो सपोर्ट मिल रहा है उससे ही एनर्जी मिल रही है। और मैं इतना जब आपके लिए कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि पक्का आप मेरे चैनल को मुझे प्रमोट करने में पूरा मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।